साल 2018 में बैंक में एक चोरी हुई। एक ऐसी चोरी जिसमें ना तो चोर बैंक गया और ना ही कोई एटीएम तोड़ा गया, लेकिन देखते ही देखते बैंक के अकाउंट से तकरीबन 95 करोड़ साफ हो गए। अगस्त का महीना था, साल 2018 था। तारीख 11 और दिन शनिवार का था। रोज की तरह सब नॉर्मल रूटीन सा लग रहा था। सभी बैंक कर्मी अपने अपने काम में लगे हुए थे। रोज की तरह ही सब काम चला हुआ था, लेकिन दिल ढलने के साथ साथ ही जैसे ही शाम के 5 बजे एक के बाद एक फोन की घंटियां बजने लगी, तो बैंक के कर्मचारी हैरान हो गए। सभी पर एक ही सवाल था, क्या सर्वर में कोई खराबी है या फिर कोई और दिक्कत है। और उसी समय पर बैंक का मजबूत सिक्योरिटी सर्वर हैक हो गया। ये इतिहास में अब तक का बहुत बड़ा साइबर हमला था। ऐसा हमला जिसने 32 देशों की एजेंसियों को झकझोर कर रख दिया था और भारत के ग्राहकों को 95 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया था। लेकिन सवाल उठता है कि कैसे साइबर ठगों ने चुटकियों में बैंक के 95 करोड़ साफ कर दिए। आइए सबसे बड़े मनी हेस्ट की स्टोरी के बारे में जानते हैं। ये चोरी दरअसल कॉस्मोस बैंक में हुई थी, तो थोड़ा सा हम कॉस्मोस बैंक का इतिहास जान लेते हैं। कॉस्मोस बैंक भारत का सबसे पुराना और अग्रणी सहकारी बैंक है। इसकी स्थापना 18 जनवरी 1906 को पुणे में हुई थी। कॉस्मोस बैंक से जुड़ी कुछ खास बातें। कॉस्मोस बैंक भारत के 7 राज्यों में फैला हुआ है। कॉस्मोस बैंक में 170 से ज़्यादा शाखाएं हैं। कॉस्मोस बैंक के मुख्यालय पुणे में है। तो आइए जानते हैं कॉस्मोस बैंक में चोरी की घटना के बारे में। 11 अगस्त 2018 की शाम को सब कुछ हर दिन की तरह सामान्य दिन ही लग रहा था। सभी बैंक अधिकारी अपने अपने काम में बिजी थे। जैसे ही दिन खत्म हुआ और शाम के ठीक 5 बजे तो एक के बाद एक फोन की घंटियां बजने लगी और सभी में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या सर्वर में कोई दिक्कत है या फिर कोई और प्रॉब्लम है। तो बैंक कर्मचारियों को खुद समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन मामला कुछ और ही था। कुछ देर बाद अचानक महाराष्ट्र का पुणे शहर पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रभावित शहर बन गया। यानी कि बैंक कर्मियों को फोन पर फोन आने लगे और सबका प्रश्न यही था कि हमारे पैसे कहां गायब हो गए। पूरे देश में जैसे कोहराम मच गया हो। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन दोस्तों, बैंक का मजबूत सुरक्षा सर्वर हैक हो गया था, जिससे बैंक का पूरा डाटा अस्त व्यस्त हो गया था। देश के बैंकिंग इतिहास की यह सबसे बड़ी चूक थी। यह अब तक का सबसे बड़ा साइबर हमला था। यह ऐसा हमला था जिसने 32 देशों की एजेंसियों को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक डकैती की, जिसमें लुटेरों ने पुणे स्थित कॉस्मोस बैंक के मुख्यालय का डाटा हैक करके 94 करोड़ 42 लाख रुपए चुरा लिए थे। वैसे तो भारत के इतिहास में कई बड़ी डकैतियां हुई है, लेकिन इस डकैती ने पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, क्योंकि ये एक ऐसी डकैती थी जिसका ना तो कोई सर था और ना कोई पैर। पुलिस के पास सुराग के नाम पर कोई फिंगरप्रिंट भी नहीं था और ना ही कोई क्लू था। इसकी जानकारी उन्हें सबसे पहले फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी वीजा से मिली थी, जिन्होंने अपने एल्गोरिथम में कुछ अजीब सा नोटिस किया। और इस कंपनी का कहना था कि बैंक से जुड़े डेबिट कार्ड में एक अजीब सी एक्टिविटी हुई है। अब एक तरफ ये घटना चल रही थी और दूसरी तरफ बैंक में उस वक्त एक आदमी आया और इसकी परेशानी थी कि जब वो अपने रुपए डेबिट कार्ड से पैसे निकाल रहा था, तब एटीएम की स्क्रीन पर उसके खाते में बहुत ज़्यादा पैसे दिखाए जा रहे थे। जाहिर था कि बैंक एम्प्लॉय के लिए इस घटना पर विश्वास करना पॉसिबल नहीं था। उन्होंने फिर भी अपने कस्टमर डेटाबेस को अच्छे से टटोला और आदमी को फीडबैक दिया। ऐसा कोई सबूत उनके डेटाबेस में नहीं है। अब वो आदमी फिर अपने घर चला गया। अब क्योंकि उस दिन शनिवार था और शाम का वक्त था, इसलिए बैंक के एम्प्लॉय को कोई भी शक नहीं हुआ। उन्होंने चुपचाप काम किया और अपने अपने घर चले गए। अगले दिन एक शानदार संडे गुजारकर वो वापस मंडे को ऑफिस में आ गए। लेकिन जब वो मंडे को ऑफिस में आए तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। बैंक के हाथ में कुछ भी नहीं था। तो जैसे ही सोमवार आया तो सूफी ने बैंक को 3 बड़े लेन देन के बारे में जानकारी दी।
ये एक मैसेजिंग सिस्टम है जिसका इस्तेमाल दूसरे देश में पैसा भेजने के लिए किया जाता है। ये सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग लेन देन को सक्षम बनाता है। स्विफ्ट ने कहा कि इस सेंध के जरिए हैकर्स ने 13 करोड़ 22 लाख रुपए चुराए हैं। इससे पहले बैंक अधिकारियों को वीजा और रुपे डेबिट कार्ड पार्टनर से ट्रांजैक्शन लॉक के लिए एक कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भी मिली थी। कन्फर्म होने पर पता चला कि करीबन 80 करोड़ रुपए निकाले गए हैं, जिसके लिए कई एटीएम का इस्तेमाल किया गया था। जब कॉस्मोस बैंक के लोगों ने इस बात को कनेक्ट किया तो उन्हें मामले की गंभीरता का अंदाजा हो सका। आखिरकार बैंक अधिकारियों ने 14 अगस्त को सुबह 1:05 पर पुणे के चतुर्श्रृंगी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई और फिर इस मामले की जांच शुरू हुई। लेकिन उनके पास एक बड़ा सवाल था कि जांच किस चीज की करें। हालांकि भारत में इससे पहले भी कई चोरियां हुई थी, लेकिन ऐसी चोरी तो आज तक नहीं देखी गई जहां पुलिस को ये तक पता नहीं हो कि उन्हें सबूत क्या ढूंढना है। बैंक में ना तो कोई आया था और ना ही कोई बाहर गया, तो फिर भी इतना बड़ा फ्रॉड कैसे हो सका। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में जब पुलिस अंदर तक घुसी तब उन्हें समझ में आया कि ये एक बहुत बड़ा साइबर हमला था। ऐसा हमला जिससे पुणे पुलिस अकेले नहीं निपट सकती थी। इसलिए उन्होंने सभी टॉप ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग की और इस मीटिंग में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से लेकर पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन और कॉस्मोस बैंक के टॉप ऑफिशियल्स को बुलाया गया, जिसके बाद एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को इन्फॉर्म किया गया। इसके अलावा पुलिस के छोटे छोटे ग्रुप्स को भी जांच पर लगा दिया गया। तो एक टीम ने केस के टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर गौर किया तो दूसरी ने इस केस से जुड़े लोगों पर नजर रखना शुरू किया। कई दिन और महीनों की मगजमारी के बाद पुलिस को यह समझ आया कि इस चोरी की तैयारी कोई 1 या 2 हफ्ते नहीं बल्कि तकरीबन 6 महीने पहले की जा चुकी थी। इसके लिए ठगों ने कई लोगों की टीम बनाई थी और स्टेप बाय स्टेप बैंक चोरी को अंजाम दिया। दरअसल ठगों का प्लान था कि वो बैंक से पैसे को 2 स्टेप में निकालेंगे और वो भी 32 देशों के अटैक की तारीख होगी 1 अगस्त 2018, यानी शनिवार का दिन, जब बैंक में काम होता है और एम्प्लॉय का भी सिक्योरिटी पर कोई ध्यान नहीं होता है। तो इस दिन बैंक के कंप्यूटराइज्ड एटीएम सर्वर को हैक किया गया और उस पर कब्जा करके भारत के साथ साथ 31 देशों के भी पैसे निकाले गए। इसके लिए ठगों ने क्लोनिंग कार्ड्स का इस्तेमाल किया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह थी कि बैंक के सर्वर को हैक करने के लिए चोरों ने एक मालवेयर यानी कि एक वायरस का इस्तेमाल किया था, जो 6 महीने पहले ही बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल कर दिया गया था। कई महीनों तक इस सॉफ्टवेयर ने कुछ नहीं किया और केवल इंटरनल डाटा कलेक्ट करता रहा। जब ये कन्फर्म हो गया तो चोरों के पास सर्वर हैकिंग के लिए इंफॉर्मेशन मिली। तब उन्होंने शनिवार के दिन का इंतजार किया और कांड कर दिया। इसके लिए ठगों ने मालवेयर को इस तरह से डिजाइन किया था कि वो हर अकाउंट से 1-1 लाख तक निकाल सके। उनके मालवेयर में ये फीचर भी था कि वो खुद की जाली ट्रांजैक्शन की मंजूरी दे सके। तो इसी का इस्तेमाल करते हुए ठगों ने ये तय किया कि कब और कहां और कैसे और कितने पैसे साफ करने हैं। इसमें अकेले 3000 ट्रांजैक्शन जो महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे शहरों से हुए थे। इसके लिए हैकर्स ने पहले ही वीजा और रुपे कार्ड होल्डर्स की जानकारियां चुराई थी, जो कि उन्हें डार्क नेट से मिला था। उन्होंने ये भी पाया कि वीजा डेबिट कार्ड का इस्तेमाल 12,000 बार हुआ है। इसके अलावा रुपे और स्विफ्ट डेबिट कार्ड के इस्तेमाल से भी पैसा निकाला गया है। यहाँ पर खास बात यह थी कि विदेशों से पैसा निकालने के लिए स्पेशली वीजा डेबिट कार्ड का इस्तेमाल हुआ था, जबकि भारत में रुपे कार्ड से बड़ी राशि निकाली गई थी। इन ट्रांजैक्शन की जानकारियां जब क्लोज चेक की गई तो पता चला कि सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन जयपुर, कोल्हापुर, दिल्ली, इंदौर, मुंबई और अजमेर से हुए थे। स्विफ्ट के साथ साथ 50 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ था। इसके लिए कई एटीएम का इस्तेमाल किया गया और भारत से बाहर ट्रांजैक्शन के लिए कुल 94 करोड़ 42 लाख का कैश निकाला था। जहां पुलिस की एक टीम बैंक के ट्रांजैक्शन को चेक कर रही थी। पुलिस उन सभी ट्रांजैक्शन पर नजर बनाए हुए रखे थे। चोरी करने वालों ने आसपास के लोगों का पता लगाने के लिए मोबाइल टावर डेटा का उपयोग किया था। इस जांच में 500 से अधिक टावरों से मोबाइल डाटा का इस्तेमाल किया गया था और कॉल और टेक्स्ट की लगभग 9 लाख एट्रीब्यूशन का उपयोग किया गया था।
पूछताछ एक साजिश का खुलासा और साथ ही उस किंगपिन का पता चला जिसने कार्ड बांटे थे। उसका नाम यूसुफ शेख था। इस नाम के लिए अलग अलग नामों में क्रॉस चेक करने के लिए एक के बाद एक जैसे नाम वाले लगभग 3000 लोग सामने आए। कोई अंदाजा नहीं था कि इसमें से असली कौन था, मगर जब इन नामों को लेकर इन्वेस्टिगेशन तेज हुई तो पुलिस ने पाया कि ये वही आदमी था जिसका नाम पहले चेन्नई में हुई सिटी यूनियन बैंक फ्रॉड में भी इन्वॉल्व था। अब ऐसे में अंदाजा लगाया गया कि आदमी एटीएम डकैती का मास्टरमाइंड हो सकता है, मगर इस पूरी वारदात में केवल यही नहीं है। इसके अलावा पुलिस का मानना था कि जुर्म के तार अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, हांगकांग और स्विट्जरलैंड जैसे देशों से भी जुड़े थे। पुणे पुलिस के एक सीनियर इंस्पेक्टर का कहना था कि जब हमें पता चला कि इस जालसाजी के तार भारत के अलावा 32 और देशों से भी जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने विदेश मंत्रालय के पास अपना प्रपोजल भेज दिया और ठगी की रकम वसूलने के लिए उन देशों से मदद की गुजारिश की जहां से ये ट्रांजैक्शन हुए थे। अब इसमें खासकर अमेरिका की पुलिस से भी मदद की गुजारिश की गई, क्योंकि वो खुद कॉस्मोस बैंक अटैक से मिलते जुलते एक केस पर अमेरिका भी काम कर रहा था और ये केस भारत के पुणे केस से काफ़ी मिलता जुलता भी था। यहीं से पुणे पुलिस को एक सुराग मिला और उन्हें शक हुआ कि नॉर्थ कोरिया की एक खुफिया एजेंसी रिंगसल जनरल ब्यूरो की यूनिट पर है, जो कई साइबर अटैक में शामिल रही है। 2016 में बांग्लादेश बैंक से करीबन 8 करोड़ डॉलर की चोरी के पीछे भी इन्हीं का हाथ बताया जाता है। लेकिन भारत अभी भी इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत पीछे है। भारत के पास सिर्फ एक ही नाम था और वो है सुमेर शेख का। पुणे पुलिस जोरों शोरों से काम कर रही है, मगर ये उनकी जांच से काफ़ी दूर हो सकता है कि शायद यूएई के आलिशान होटल में ये लुटेरे पैसों से ऐश कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि कहीं पर बिल में जाकर छुप गए हो। हालांकि पुणे पुलिस इस आदमी पर अपने शिकंजे को कसने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और कोशिश कर रही है कि यूएई की सरकार एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत इस आदमी को भारत को सौंप दे। लेकिन ये कभी पकड़ा जाएगा या फिर नहीं, किसी को नहीं पता। वहीं बात करें गायब हुए 94 करोड़ रुपयों की, तो इसमें से लगभग करोड़ों रुपए की राशि तो मिल गई है, जो कि देखा जाए तो गायब हुए पैसों का आधा भी नहीं है। और इसे पाने के लिए भी विदेश मंत्रालय और सरकार को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। दरअसल जब पुलिस को पता चला था कि ये रकम विदेशों में जमा कराई गई है, तो विदेश मंत्रालय और कॉस्मोस बैंक ने मिलकर हांगकांग के अफसरों से कॉन्टैक्ट बिठाया था। तो सबकी साझेदारी से करोड़ों रुपयों को फ्रीज करवा दिया गया था। जब वहां की कोर्ट ने यह डिसीजन दिया तो पैसे सूद समेत कॉस्मोस बैंक को वापस जाने चाहिए। तब जाकर कहीं पहली किस्त के तौर पर 5 करोड़ 72 लाख लौटकर आए। इसकी दूसरी किस्त आनी अभी फिलहाल बाकी है, लेकिन सवाल केवल 5 करोड़ तक सीमित नहीं है। इसकी एक बड़ी राशि अभी भी दूसरे फर्जी अकाउंट्स में है और हमले का मास्टरमाइंड खुलेआम घूम रहा है। कोर्ट ने अब तक इस केस में 11 लोगों को गिल्टी माना है और उन्हें 3 साल से 4 साल की सजा सुनाई गई है। लेकिन असली इंसाफ होना अभी बाकी है। पुलिस की माने तो ये गुत्थी तभी सुलझ पाएगी जब 32 देशों की एजेंसियां एक साथ मिलकर काम करेगी। अभी तक असली मुजरिम पकड़े नहीं गए हैं, इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर कोई मुजरिम किसी भी देश में छुपा हुआ है तो उसको ढूंढ निकालें और सारे देश मिलकर काम करें। तो तभी इस पर रोक लग सकती है, जब तक सारे देश मिलकर एक ना हो जाए। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको एक बैंक रॉबरी के बारे में बताया, जो कि दरअसल रॉबरी नहीं थी बल्कि हैकिंग का मामला था। लेकिन ये कहानी बहुत दिलचस्प थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक और क्राइम कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।